नमस्कार विद्यार्थियों। हम गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर्स में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त के विषय में यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ सुदर्शन झील के बारे में भी यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वह सभी शासकों में सर्वाधिक वीरोचित गुणों से युक्त था। समुद्रगुप्त ने भी साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी साम्राज्य को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम, इसने गुप्त साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और इसने लगभग 414 ईस्वी से लेकर के और 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के शासक के तौर पर इसने कार्य किया। तो यहाँ पर जो कुमारगुप्त है, जो चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने कुमारगुप्त को शक्रादित्य नाम से पुकारा है। यहाँ पर कुमारगुप्त का नाम हेनसांग के द्वारा शक्रादित्य बताया गया है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त ने बहुत सारी मुद्राओं का प्रचलन किया था। भरतपुर जिले के अंतर्गत जो बयाना मुद्रा भांड मिला है, वहाँ से इसकी 623 मुद्राएं मिली हैं। यहाँ पर ये छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि जो कुमारगुप्त की बयाना मुद्रा भांड से मुद्राएं मिली हैं वो कितनी मिली हैं, या किस स्थान से मिली हैं, राजस्थान के किस स्थान से कुमारगुप्त की मुद्राएं मिली हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि जो भरतपुर का बयाना मुद्रा भांड है, वहाँ से इसकी 623 मुद्राएं हमको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्वानों द्वारा यह भी माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी बिहार के अंतर्गत था, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही करवाई गई थी। तो यहाँ पर कुमारगुप्त के विषय में बड़ा क्वेश्चन तो बनने लायक नहीं है, परंतु छोटे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। हेनसांग ने इसको शक्रादित्य नाम दिया है। इसके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक रहा है और 623 बयाना मुद्रा भांड से इसकी मुद्राएं मिली हैं। आगे हम बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त की, जिसने 455 से लेकर के और 467 ईस्वी तक शासन किया। देखा जाए तो गुप्त शासकों में यह अंतिम योग्य शासक था। यद्यपि इसके पश्चात भी कई गुप्त शासक हुए, परंतु योग्यता के हिसाब से ये एक तरह से अंतिम शासक था, क्योंकि इसके पश्चात साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो गया था। तो स्कंदगुप्त के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभिक वर्षों में जो विदेशी आक्रमणकारी थे हूण, उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, परंतु साम्राज्य की सुरक्षा की स्कंदगुप्त ने इन हूणों से और हूणों को पराजित किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनने लायक है कि हूणों को पराजित करने वाला शासक कौन सा था, तो स्कंदगुप्त था। इसके अतिरिक्त हूण आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वह हमें इसके भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभिक वर्षों में हूण आक्रमणकारी यहाँ पर भारत में आए थे और उन्होंने साम्राज्य पर आक्रमण किया था। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का न होकर के शक शासक रुद्रदामन का है। इसका जो स्वयं का भीतरी स्तंभ लेख है। इसके अलावा इसने सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के समय जो सौराष्ट्र के गिरनार स्थित सुदर्शन झील थी, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, उसका बांध टूट जाने के कारण से स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस समय स्कंदगुप्त के समय इसका एक सौराष्ट्र का जो प्रांतपति था वो कर्णदत्त था, और कर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपालित, वह गिरनार जिले का प्रशासक था, और गिरनार में ही सुदर्शन झील स्थित थी। तो चक्रपालित के द्वारा इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था और वहां पर एक विष्णु का भव्य मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य को इसने स्थायित्व प्रदान किया था, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि लगभग अंतिम योग्य शासक रहा था। स्थायित्व बनाए रखा इसने अपने समय में, और इसके साथ साथ इसने जो विघटनकारी प्रवृत्तियां जैसे साम्राज्य के अंतर्गत जो छोटे मोटे झगड़े युद्ध वगैरह होते थे, या जैसे साम्राज्य की सीमाओं पर जो आक्रमण होते थे, उन पर इसने रोक लगाई थी, काफी साम्राज्य की सुरक्षा की थी। इसके साथ साथ साम्राज्य को इसने प्रांतों में विभक्त किया और प्रांतों के अंतर्गत इसने योग्य प्रांतपतियों की नियुक्ति की थी।
और इसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत सभी संप्रदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की थी। इस प्रकार से इसने काफ़ी अपने साम्राज्य के अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से और स्थायित्व की दृष्टि से इसने काफ़ी प्रयास किए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं सुदर्शन झील। देखिए, इसके बाद में अभी हमने बात की थी कि एक योग्य शासक था, इसके बाद में जो साम्राज्य है वो विघटन, गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर चला गया था, अर्थात जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त के, उनके समय में धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लग गया था और अंततः साम्राज्य का विघटन हो गया था। सुदर्शन झील की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सुदर्शन झील पर आपके टिप्पणी बन सकती है, जैसे प्रयाग स्तंभ लेक पर बन सकती है, उसी प्रकार से सुदर्शन झील भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है टिप्पणी के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो सुदर्शन झील की जो स्थिति है वो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में स्थित है, और जो रुद्रदामन शासक रुद्रदामन था उसका जूनागढ़ अभिलेख हमको इस बात की जानकारी देता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल के अंतर्गत, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम और मौर्य में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण करवाया गया था जल व्यवस्था, जल सिंचाई और प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का जो उसका प्रांतपति था वो पुष्यगुप्त वैश्य था, उसके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। जिसके बाद में शकों के समय जब रुद्रदामन शासक था उस समय इसका बांध टूट गया था, तो इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन के समय में करवाया गया। उस समय रुद्रदामन का जो सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था वो सुविशाख था। इसके पश्चात गुप्त शासकों के समय भी सुदर्शन झील, स्कंदगुप्त जब शासक था उस समय इसका बांध टूट गया था, तो इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसकी हमने चर्चा भी स्कंदगुप्त में की थी कि स्कंदगुप्त का जो सौराष्ट्र का प्रांतपति था पर्णदत्त, उसके समय में पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित गिरनार का प्रशासक था और उसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, शासक स्कंदगुप्त था। तो इस प्रकार से जो सुदर्शन झील है वो प्राचीन भारत में जल संरक्षण और जल प्रबंधन का एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये 3 टॉपिक आज चर्चा की, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। धन्यवाद।